एक मैगज़ीन, जस्ट एक मैगज़ीन को मैं बहुत डिटेल में जाके नहीं बट ऊपर ऊपर से रीड करती थी, तो कुछ इश्यूज से मैं फेमिलियर थी। अब जैसे 1 इलेक्शन 1 नेशन ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हमें एक स्लाइट आइडिया रहता है। और फिर अब मेंस के बारे में मैंने क्या किया कि डायरेक्टली किसी बुक पे जाने की बजाय टॉपिक उठाया, टॉपिक के नोट्स बनाए, और फिर उसमें, क्योंकि जैसा मैंने बताया न्यूज़पेपर रीडिंग ये चलता है हमारे साथ, तो उसमें से जो जो मुझे रेलिवेंट लगता था वो मैं अपने नोट्स में एक एक लाइन में डाल लेती थी, ज़्यादा नहीं। कुछ लोग तो ऑनलाइन नोट्स बनाते हैं तो सीधा उसी में से पेस्ट कर दो, पूरा न्यूज़पेपर नहीं, जस्ट एक लाइन, कभी कभार तो सिर्फ एक वर्ड, एक नाम, बस इतना ही ज़रूरी होता है, एक कंसेप्ट आपको पता लग जाए। तो मेरे मेंस के लिए सीधा बुक पे जाने की बजाय ये अप्रोच रही कि टॉपिक उठाओ, उसे प्रिपेयर करो और बुक से देखो, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड बुक देखो। अगेन पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए अगेन स्पेक्ट्रम, और फिर वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, अब क्योंकि मेरा ऑप्शनल है हिस्ट्री, उसके बावजूद भी मैंने उसके लिए कोई बुक नहीं पढ़ी, उसको मैंने इंटरनेट से ढूंढा। क्योंकि आप सिलेबस देखो कितना क्लियरली डिफाइंड है, कॉलोनियलिज्म दिया है, डीकोलोनाइजेशन दिया है और वर्ल्ड वॉर्स दी हैं। तो इन टॉपिक्स को पढ़ो क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री इज़ वेरी वास्ट, और मार्केट में उसकी बुक्स, मेरे पास भी हैं बुक्स, इनफैक्ट वो मैंने टच भी नहीं की, मैंने सीधा सीधा टॉपिक्स उठाए और उन्हीं को पढ़ा, और वो मोर देन इनफ है, ठीक है। और फिर आता है आईआर के लिए भी देखो सिलेबस में कितना क्लियरली डिफाइंड है। उन्होंने हमें बायलैटरल रिलेशंस पूछे हैं तो उन्होंने कंट्रीज़ दी हैं कि यूएसए, रशिया उन्होंने डिफाइन किया है, डायस्पोरा एक टॉपिक दिया है, और दी है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो क्वेश्चन था इस साल ब्रिक्स था, बिम्स्टेक था, क्वाड था, तो ये सिलेबस में से कवर हो रहा है। उसके लिए आप सीधा कोई स्टडी मटेरियल बल्कि सा लें, ये इफेक्टिव नहीं है। और ये मैं क्यों बता रही हूँ क्योंकि जब मैंने शुरू किया था तो मैं ऐसे सर्च कर रही थी कि कोई बुक मिल जाए, क्योंकि स्कूल में हम बुक से पढ़ते हैं, यहाँ तक कि कॉलेज में भी काफ़ी लोग डायरेक्टली बुक से पढ़ते हैं। तो मैं चाह रही थी कि एक बुक मिले, उसमें टॉपिक दिया हो, कंफर्टेबली पढ़ें और ख़त्म करें, भले थोड़ी मोटी होगी, थोड़ा टाइम लग जाएगा, ये मेरा आइडिया था। तो ये मैंने पहले अटेम्प्ट में करके देख लिया। इससे मुझे ज़्यादा कुछ गेन नहीं हुआ, उल्टा ना तो मेरे नोट्स बन पाए और ना ही मुझे रिवीजन के लिए कुछ मिला। मैं बाद में थोड़ा डिस्करेज और हो गई थी। तो ये इसलिए होता है ना कि हमें लगता है क्योंकि एग्ज़ाम बहुत बड़ा है तो शायद कुछ पढ़ना भी इसके लिए बहुत बड़ा ही होगा, कुछ थोड़ा कॉम्प्लेक्स ही करना पड़ेगा। बट इस बार मैंने इतना सिंपल और इतना डायरेक्ट रखा है चीज़ों को, और वो मेरे लिए काम करी हैं, इसलिए मेंस के लिए मैंने ऐसा किया। और आर्ट एंड कल्चर में भी ये सेम चीज़ आप देखोगे, उन्होंने सिलेबस में दिया है पेंटिंग्स, आर्किटेक्चर। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप उसको, जैसे मेरे पास नितिन सिंघानिया थी तो मैंने उससे पढ़ा और गूगल से नोट्स लिए, कंबाइन करके एक एक टॉपिक बनाया। और आर्ट एंड कल्चर जैसे एक सब्जेक्ट है, जियोग्राफी है, इन चीज़ों के बारे में मैं एक चीज़ हाईलाइट करती हूँ जो मेरे लिए बहुत मेरे फेवर में रही है। इसमें ना मैप्स और डायग्राम्स का रोल होता है। तो जब आप नोट मेकिंग कर रहे हैं, जैसा मैंने बताया, ओनली पिकअप अ टॉपिक, एक बार तो वो है ना बेसिक्स जो उसके आ गए हैं उन्हें नोट्स में साथ के साथ आप डालिए, डायग्राम डाल दीजिए उसके सेम जगह पे, ऐसे नहीं बाद में कहीं उसके लिए आपने स्पेस भी मत छोड़िए। काफ़ी लोग करते हैं कि ठीक है ये जगह छोड़ी है, बाद में इसमें हम बनाएंगे, हम कभी नहीं करते हैं वो चीज़। ऐसा रेयरली कोई होगा कि जगह छोड़ने के बाद उसको वापस बनाएगा आके, उससे टाइम वेस्ट होता है और बाद में ना आपको कच्चा पक्का याद रहेगा। तो डायग्राम आर्किटेक्चर में तो ज़रूर से डालो, मैप जहाँ इंपॉर्टेंट है डालो, और एक बार मैप की हैबिट बन गई ना तो वो आपके हर सब्जेक्ट में लगता है, ज्योग्राफी में लगता है, आप कुछ भी एक्सप्लेन कर सकते हो मैप के थ्रू, ठीक है। तो अब हम ना जैसे क्या बताना था, मुझे नोट्स का बताना था अपना, और नोट मेकिंग के बारे में मैं बताती हूँ। सोसाइटी में मैंने कुछ एरियाज आइडेंटिफाई किए और उनके नोट मेकिंग का एक स्ट्रक्चर रखा, उसी को फिक्स रखा कि ये जैसे विमेन है, विमेन तो देखो वास्ट डायमेंशन है लेकिन कुछ बाकी डायरेक्ट हैं। तो उसमें मैं क्या करती थी, पहले तो उसका एक बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग कि जो मुझे बाद में इंट्रो की तरह सर्व करेगा या मुझे एक कंसेप्ट समझने में हेल्प करेगा, तो वो डेफिनेशन ले लो, और उसके मेरिट्स डिमेरिट्स और क्या उसका सोल्यूशन है। और फिर क्या होता है, एक बार इतना सा स्ट्रक्चर बन गया ना, इससे ज़्यादा उसको कॉम्प्लेक्स नहीं किया है। तो न्यूज़पेपर में जहाँ भी वो मेंशन्ड है किसी भी कंटेक्स्ट में,
सॉरी, उसके बाद उसको उसके साथ के साथ लिखो, ठीक है। कोई भी डाटा आप देख रहे हैं, कहीं भी आपको मिल रहा है, उसको भी उसके साथ साथ रखो। जितना कंसोलिडेटेड होगा ना, उतना ही आपको एग्जाम में जल्दी याद आएगा और आप जल्दी एक साथ आप उसमें ना लिंक कर पाएंगे। तो उसका अगर किसी और क्वेश्चन में पूछा भी है तो आपको याद आ जाएगा और आप अपने अकॉर्डिंग ना क्वेश्चन की डिमांड मीट कर सकते हैं। तो ये है, नोट मेकिंग पे आप फोकस करिए, उन्हें क्रिस्प रखिए, कंसोलिडेटेड रखिए। कभी भी एक बेसिक जो आप क्लास लेते हैं, यहाँ सेल्फ स्टडी वाले कितने हैं? सब क्लास लेते हैं, ठीक है। तो क्लास में जो समझाया जा रहा है ना, उसमें से अपने नोट्स निकाल लीजिए और उसमें फिर आप डाटा, डायग्राम एंड करेंट इवेंट्स को ब्रीफ में मेंशन करिए, ठीक है। और नेक्स्ट मुझे बताना था इकोनॉमिक सर्वे। अब इकोनॉमिक सर्वे जो है, इसके लिए मैंने क्या किया, प्री से पहले क्लासेस ली, यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, काफ़ी क्लासेस हैं। अब वो बहुत ही ना कॉम्प्लेक्स सा डॉक्यूमेंट लगा, पहली बारी में तो मैंने उसको डायरेक्टली पढ़ने की कोशिश की, तो काफ़ी डाटा है उसमें, आप लोगों ने देखा होगा। तो ऐसा करने की बजाय क्लास लो, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। कुछ उसमें ऐसे फिगर्स होते हैं ना जो हाईलाइट किए जाएंगे किसी भी क्लास में, आप देखोगे, उनको याद करो। जैसे कि स्टेट की क्या GSDP क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, और सेक्टर्स जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी हैं, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है। ये वैल्यूज़ बहुत प्रिसाइसली नहीं देखनी, बट ये कुछ चैप्टर्स का डाटा है। आप कहीं भी समरी देखेंगे या कोई भी क्लास देखेंगे तो ये हाईलाइट किया जाता है। बाकी जो छोड़ा जा रहा है ना, उस पर इतना वर्कअप मत होना कि ये तो बहुत सारा है, क्योंकि हर पेज पे कोई ना कोई डाटा है, वो भी पॉइंट्स में है, डेसिमल्स भी है उसके आगे, काफ़ी कंफ्यूजिंग है वो। तो अपने उसके भी नोट्स बनाओ। अगर प्री में नहीं भी अटेम्प्ट कर पा रहे हो ना कोई इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन, बिलीव मी वो बाद में आपको मेंस में काम आएगा। और जितना स्ट्रक्चर मैंने क्या किया, हर एक टॉपिक का एक एक पेज में बनाया। क्लास लेने के बाद भी वो एक पेज से ज़्यादा नहीं बनता है, कुछ कुछ पॉइंटर्स होते हैं, पैराग्राफ फॉर्म में भी नहीं, पॉइंटर्स होते हैं या टेबल्स होते हैं। और वो टॉपिक वाइज डिवाइडेड है, क्योंकि इसके बीच में भी एक लिंक है। जो हमारा सिलेबस है वही ना इकोनॉमिक सर्वे में भी कहीं ना कहीं दिखता है, जैसे फॉरेस्ट, इकोनॉमिक सेक्टर्स और टूरिज़्म, हाइड्रो पावर, तो ये सब है। आप इनके बीच में भी एक है ना पैरेलल देखेंगे कि ये इतना ज़्यादा एक दूसरे से अलग नहीं है। एक एक लाइन का भी अगर हमें डाटा मिलता है ना, यही डाटा बाद में हम प्री में अगर आप डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो एक ना ट्रेंड तो समझ आ ही जाता है कि कौन सा सेक्टर है जो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, कौन सा सेक्टर है कम कंट्रीब्यूट कर रहा है। जैसे ना इस बार क्वेश्चन था, एक तो फॉरेस्ट पे था कि कौन से फॉरेस्ट के अंडर ना, ये प्री का क्वेश्चन बता रही हूँ कि किस में एरिया है और उसके आगे वैल्यूज़ दिए हैं, हमें मैच करनी है। अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू भी नहीं पता है ना, तो आप वो क्वेश्चन देखो, एक आइडिया लग जाता है कि हाँ कौन से जो कम वैल्यू है वो डेफिनेटली आप मतलब एक आइडिया रहता है, ट्रेंड पता रहता है कि हाँ सेम चीज़ हुई है, उन्होंने सेकेंडरी सेक्टर में पूछा है, वैल्यूज़ दी है, मैच करना है, ठीक है। तो आपको नहीं भी पता है तो आपको ये आइडिया होगा कि लीस्ट वैल्यू कहाँ जाएगी, हाईएस्ट वैल्यू कहाँ जाएगी। क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, क्रोनोलॉजी, कि उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएं, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएं। ये एक आप अटेम्प्ट कर पाएंगे अगर आपको एक बस फेयर सा आइडिया चाहिए एटलीस्ट फॉर प्री। और उस चीज़ को ना जितना कम लिखोगे, मतलब कम से मेरा मतलब है जितना क्रिस्प और डायरेक्ट लिखोगे, क्योंकि नंबर्स हैं, कुछ नंबर्स जैसा मैंने बता दिया कि इम्पॉर्टेंट है और बिगिनिंग के चैप्टर्स में है वो इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करो और उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई कर लो, ठीक है। और फिर है मेंस में इसका रोल। अब मेंस में मैंने इकोनॉमिक सर्वे को सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ किया, इकोनॉमिक्स के GS 3 में यूज़ किया आंसर्स में, फॉर इंट्रो एंड फॉर कंक्लूजन एज वेल। और अगर आपको थोड़ा सा आइडिया होता है तो वो सेम ही डाटा रिपीट हो रहा होता है, आपको बहुत अलग अलग नहीं करना है, वो बहुत जगह यूज़ हो जाएगा। और बाकी क्वेश्चंस में भी उसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब अपार्ट फ्रॉम GS 3 की इकोनॉमिक सर्वे तो नॉट जस्ट लिमिटेड टू इकोनॉमी, इट्स डिस्कसिंग सोसाइटी स्कीम्स जो हैं, उसमें वेलफेयर स्कीम्स हैं, वो उन्होंने एक कलेक्टिव चैप्टर दिया है। उसमें से मैंने विमेन, चिल्ड्रन, डिफरेंटली एबल्ड और एल्डरली अलग करके एक एक लाइन में लिखा, और वो एक ऐसा फ्रेमवर्क बन गया जो कि मैं किसी भी क्वेश्चन में यूज़ कर सकती हूँ। तो आप अपना सिलेबस देखेंगे तो ये रिपीट हो रहा है, ये GS 1 में भी है, 2 में भी है। तो जस्ट एक पेज बना लेने से ना एक आंसर का ना एक रफ सा फ्रेमवर्क तैयार हो जाता है, क्योंकि वो छोटा होता है तो हमें जल्दी याद आता है। अब बिगिनिंग में हम यही नहीं करते, हम पढ़ने पे फोकस करते हैं
पर एक छोटा सा एफर्ट है, सुनने में लगता है कि पता नहीं कितना कुछ स्पेशल डालना होता होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, क्वालिटी इंप्रूव करती है यहाँ की, डिफ्रेंशिएट करती है एक एवरेज आंसर को एक बेटर आंसर से। तो ये था। और क्या है, एस्से। तो एस्से के लिए देखो, पहले ना जब मैंने बिल्कुल तैयारी शुरू ही की थी ना, तो मुझे एस्से थोड़ा मैं फेयरफुल थी कि एस्से तो बहुत लंबा लिखना होता है, आइडियाज़ लिखने होते हैं, डाटा डालना होता है, और कैसे अरेंज करना है, एकदम से आइडिया, एकदम से या तो बहुत सारे आइडियाज़ आ जाते हैं या कुछ भी नहीं आता। और ये भी होता था कि जब लिखा तो कंक्लूजन तक जाते जाते तो मैं मतलब ज़बरदस्ती कि जैसा तैसा करके इसको ख़त्म करो, ये ख़त्म हो जाए, इतना तो लिख ही लिया है, उसका कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, हेडिंग कैसे देनी है, पैरास को आपस में लिंक कैसे करना है। तो उसका जो मैंने रियलाइज़ किया है क्या सोल्यूशन है, एक बार आप कोशिश करो एक अटेम्प्ट करने की, एक रफ सा ही अटेम्प्ट दो, बट एक बार एक ऐसे लिखो। इससे क्या होगा, क्योंकि हम सब ना ऐसे को अपने स्टाइल में लिखते हैं, भले ही हमने सेम पढ़ा हो, सेम टॉपिक हो, सेम ही हमारी अप्रोच भी रहे। जैसे होता है ना, कुछ फॉर्मेट्स होते हैं कि आप पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी, इकोलॉजी ऐसे डिवाइड कर दीजिए। अगर आप ये भी करेंगे, आप देखेंगे हम सबका ऐसे ना बहुत डिफरेंट होता है, क्योंकि वो स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन है, वो रिफ्लेक्ट होगा उसमें। तो एक बार लिखो और आप देखो आपको चैलेंज कहाँ आ रहा है। जैसे मुझे था, जैसा मैंने बताया, मैं कंक्लूजन बहुत हैप्पीजार्ड करती थी कि बस ख़त्म करो इसे, वहाँ पे उसकी क्वालिटी ना ख़राब हो जाती है और पढ़ने वाले को दिख जाता है वो। और मुझे ना वर्ड्स, अब जैसे कोई फिलोसफिकल ऐसे है, ऑप्टिमिज्म है, कि ऑप्टिमिज्म का पॉजिटिविटी हम कहते हैं कि पॉजिटिविटी की क्या वैल्यू है लाइफ में। तो अब एक ही जब हम ऐसे लिखने लगते हैं, बार बार पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी लिखना होता है ना, खुद भी थक जाते हैं लिखते लिखते कि इस वर्ड को कितनी बार रिपीट करें। तो ऐसे में क्या होता है, मैंने आइडेंटिफाई किया कि मुझे किन चीज़ों पे ना दिक्कत आ रही है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, आता होता है हमें एक्सप्रेस करना आता है, पर क्योंकि वो इतना लंबा है, हम एक ही वर्ड को कितनी बार यूज़ करेंगे। जैसे इम्प्रूव या इंक्रीज़ भी लिखना है, तो मैं ऐसे एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया और उनके मैंने कुछ वर्ड जैसे कलेक्टिवली लिख लिए कि अगर मुझे ये चीज़ एक्सप्रेस करनी होगी, बात में सेम ही बोल रही हूँ, बट क्योंकि अब आइडिया सेम है, पूरा ऐसे एक ही बारे में है, तो उसको अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करने के लिए कुछ सिंपल से वर्ड होते हैं। सब मैं तो ये भी बोलती हूँ कि बहुत फ्लारी लैंग्वेज चाहिए ही नहीं है, ठीक है। और ऐसे के लिए मैंने दूसरी चीज़ ये की कि हेडिंग्स पे काम किया। यूजुअली मैं क्या करती थी, मैं कुछ प्रोवर्ब्स ऐसे सेलेक्ट कर लिए थे जो कि फिलोसफिकल एसेज में तो लग ही जाते हैं। और देखो, जैसे मैंने बताया पॉजिटिविटी, ऐसे करेज, और होता है क्या बोलते हैं परसीवरेंस, ये मिलते जुलते कंसेप्ट्स हैं। तो आपने अगर एग्जाम्पल्स का और ऐसे कुछ आइडियाज़ का कलेक्शन बना लिया है, तो ये आपके हर जगह फिट होंगे। और आप कैसे फिट कर पाएंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस इज़ नॉट लाइक यू हैव टू डू इट डे इन डे आउट। आप एक दो ऐसे लिखो थोड़ा, फिर आप उस पर एग्जाम्पल का और जो भी मैंने बताया, जो क्रिएटिव, आपको कुछ लोग श्लोक भी लिखते हैं, कुछ लोग केस स्टडीज़ लिखते हैं इंट्रोज के लिए, इनका आप एक मैट्रिक्स तैयार करो और देखो ये खुद अप्लाई होगा। तो फिर आप ये करके देखोगे और ये नेचुरली आपका पार्ट बन जाएगा। क्योंकि हम कोई चीज़ को, देखो फैक्ट्स हम भूल जाते हैं, कोई एनेक्डोट हम पढ़ रहे हैं ना, ये हमारे साथ रहता है। ये आप करके देखना। एसेज के लिए बहुत छोटा छोटा ये अटेम्प्ट करना होता है। ये न्यूज़पेपर रीडिंग में भी कभी कभार देखना, कोई ऐसा ना एनेक्डोट निकल आता है या कोई ऐसा इंसिडेंट मेंशन्ड होता है, और सिंपली जो एडिटोरियल्स होते हैं उसमें जो एडिटर है उसका ओपिनियन होगा। वो ओपिनियन क्योंकि थोड़ा हमसे ज़्यादा इन्फॉर्म्ड है, तो हम उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, एसेज में यूज़ कर सकते हैं, और एक राइटिंग स्टाइल पता लगता है, ठीक है। तो ऐसे में एक बार खुद ट्राई ज़रूर करना। बहुत अपना अलग से ऐसे के लिए ये नहीं सोचना कि ठीक है, बोलते हैं ना कि जीएस के साथ उसकी तैयारी हो जाती है, तो कोशिश करना आप थोड़ा सा मटेरियल, ये बहुत बल्कि नहीं होता है, ये हार्डली 2 पन्नों का होगा, उसको बना के रखिए और फिर अप्लाई करके देखिए। और नेक्स्ट चीज़ है न्यूज़पेपर रीडिंग। अब न्यूज़पेपर रीडिंग मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, मैं रेगुलरली करती थी, पर पता है मैंने उसको कभी इतना रिलीजियसली या इतना स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ा। तो वो बाकी पढ़ाई के साथ साथ वो कहने को तो सिलेबस का पार्ट बन जाता है, लेकिन वो मेरे लिए थोड़ा पीसफुल होता था, क्योंकि उसका मैं बिल्कुल लोड नहीं लेती थी। उसको पढ़ो, उसको जो कंसेप्ट आ रहा है समझो, क्योंकि उसमें हमें सारा तो उसको पढ़ना नहीं है, उसको बस एक रीड दो और देखना, आप अवेयर होते जाओगे। तो इससे क्या होता है कि एक क्रोनोलॉजी से हमें समझ आ जाती है कि साल भर के ये इवेंट्स रहे। अब उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है प्री में कि उन्होंने कुछ इंटरनेशनल इवेंट्स हुए हैं, जैसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ है,
ये सब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो होती है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन वो पूछते हैं कि इनको क्रोनोलॉजी में लगाओ। डेट उन्होंने एग्जैक्टली नहीं पूछी, ठीक है, पर आप उसे पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि वो होने से पहले भी न्यूज़ में रहता है, होता है तब भी न्यूज़ में रहता है, उसका जो आउटकम है वो भी न्यूज़ में रहेगा। तो आपको ना एक अनकॉन्शियसली ये बन जाता है आपके साथ कि आप क्रोनोलॉजी तो आपके साथ रहती है, तो आप उन क्वेश्चंस में या तो एलिमिनेशन का यूज़ कर सकते हैं या ये अंडरस्टैंडिंग आपको देखना खुद ब खुद काम आएगी। तो न्यूज़पेपर रीडिंग इसलिए भी इफेक्टिव है, वो हमें एस्से का कंटेंट देती है, जो एडिटोरियल्स के ओपिनियन है वो हम कंक्लूजन में यूज़ कर सकते हैं, कोई टॉपिक है वो हमें खुद ब खुद समझ आ जाता है। और अगर ये भी ना हो तो देखना सब कुछ अनकॉन्शियस होता है, क्योंकि साल भर चलता है हमारे साथ, तो हमारी लैंग्वेज इंप्रूव होती है, ये नेचुरल है, ये आप लोग एक्सपीरियंस करोगे। तो अगर जैसे न्यूज़पेपर को लेके तो मुझे बिगनिंग में एक दिक्कत थी कि मैंने उस पर बहुत टाइम भी लगाया था, फिर बाद में मैंने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया कि क्या क्या मुझे फोकस करना है। तो यह आप भी करिएगा, पूरा न्यूज़पेपर एक एक पन्ना हमें उतना सीरियसली नहीं पढ़ना होता है, पहले पन्ने पे फोकस करो, एडिटोरियल और जो एक्सप्लेनेशन का पेज है, जैसे मैं द हिंदू पढ़ती हूँ वो देखो, और IR देख लो, IR के साथ भी यही होगा, वो न्यूज़पेपर से कवर होता है, और अपने बेसिक नोट्स के साथ ये रखो। तो 3 चीज़ें मेरे साथ रही, जो बेसिक नोट्स थे वो, और न्यूज़पेपर रीडिंग, और करंट अफेयर्स की एक मैगज़ीन थी, बट उससे मुझे इवेंट्स और जो अफेयर्स चल रहे हैं वो सिर्फ समझने थे, इतना कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि लाइन टू लाइन सब लर्न करना है, और उसमें से भी हो सके तो एक एक लाइन अपनी निकाल लो, अपने नोट्स में उन्हें कंसोलिडेट करो, ये बहुत मैजिकल होगा, देखना आप लास्ट में आपको सारा एक साथ मिलेगा पढ़ने को, आपका ही टाइम सेव होगा, और जितना रिवीजन करोगे ना उतना चीज़ें कंसोलिडेट होंगी, क्योंकि जब हम आंसर मार्क करते हैं ना तो हम खुद 2 बार सोचते हैं कि करें अटेम्प्ट कि नहीं करें, क्योंकि पढ़ा भी होता है तो एक टेम्पटेशन होती है कि इसको नहीं छोड़ना है, और क्योंकि हम श्योर नहीं होते हैं, सब आंसर सेम लगने लग जाते हैं कभी कभार, बहुत देखते हैं उसको, तो कॉन्फिडेंस आता है अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें इनको आप डेली कर रहे हैं, ठीक है। और यही मुझे बताना था। हाँ, एक और चीज़ हाईलाइट करनी थी, लास्ट है, उसके बाद आप अपने क्वेश्चंस पूछ लीजिएगा। तो ये है प्री के बारे में। अब प्री में मैंने क्या किया, ये मेंस पे भी अप्लाई होता है, ये प्री पे भी अप्लाई होता है। प्लीज़ क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करो। आपको अगर कोई इसको लेके कॉन्फिडेंट नहीं भी है ना, देखना आपका कितना ज़्यादा फियर कम होगा कि क्वेश्चंस एक तो ना सेलेक्ट एरियाज से आ रहे हैं, और कुछ एरियाज़ की ना थोड़ी सी गारंटी है। अब पॉलिटी है, पॉलिटी सिंपल क्वेश्चंस है, डायरेक्ट क्वेश्चंस है। सिमिलरली मैंने क्या किया, एक वही 1 पेज के नोट्स बनाए प्री से पहले। उसमें जैसे टॉपिक्स हैं, डैम्स हैं, इंडिया में क्या क्या डैम्स हैं, रिजर्व्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, और वेटलैंड्स एंड पासेस। ये जस्ट जैसे रिवर्स तो डायग्राम फॉर्म में बनाई, डैम्स के नाम लिख लिए, कौन से स्टेट में, हर स्टेट के 3-4 मेजर, और हर स्टेट में भी हर स्टेट में नहीं है तो, और उन किस किस रिवर पे। ये वेटलैंड्स की बस लोकेशन मैप पे देख ली, और रिजर्व वो बायोस्फीयर रिजर्व्स देख लिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देख ली, मेजर वंस, नॉट ऑल ऑफ देम। ये ना क्वेश्चंस आते हैं। सिमिलरली जो उस साल से पहले जो अवार्ड्स दिए गए हैं वो, और स्कीम्स, ये एरिया मैंने मिस नहीं किया। ये थोड़ा सा मुझे इसमें काम लगा कि जो भी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट ने लॉन्च की हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं उनकी ईयर का लॉन्च, जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हुए उनके साइन होने वाला ईयर, और जो पॉलिसीज़ हैं, अब जैसे वाटर पॉलिसी है, एजुकेशन पॉलिसी, इनका ईयर, ये सब एक एक पेज पे रखा और उनको बार बार देखा, क्योंकि ना वो कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि वो उसमें डायरेक्ट डेट पूछ रहे हैं और उसको ऑर्डर में वही अगेन उसको लगाने को बोल रहे हैं। फिर मैंने हिस्ट्री में से भी ऐसा किया था। फ्रीडम फाइटर्स जो हैं उन्होंने कौन सी न्यूज़पेपर या जर्नल स्टार्ट की, और वो कौन सी उन्होंने बुक्स लिखी, ये भी एक लिस्ट बना ली। और साथ में मैंने जो एक और चीज़ थी, हाँ, कुछ कंट्रीज़ के ना नेम्स होते हैं, कुछ को एपिथेट्स मिले होते हैं, इस पे भी क्वेश्चंस हैं, और ये सब ना इंटरनेट पे सीधा लिस्ट अवेलेबल है, अगर आपको खुद हाथ से नहीं बनानी तो आपको मिल जाएगा। तो प्री से पहले एक बार ये करो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिसेस, जो रिपोर्ट्स हैं, जो रैंकिंग हैं, ये आप ज़रूर देखना। ये एक बार करने की एक्टिविटी है, या तो आप लिख लें, आप सीधा PDF देख लें, या नेट पे सीधा सीधा आपको लिस्ट मिलेगी, इसको लर्न ज़रूर करना, क्योंकि इस पर क्वेश्चंस आते हैं। ये एरियाज़ आप एक बार क्वेश्चन पेपर देखेंगे ना तो आप रियलाइज़ करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस की गारंटी है कि वो इस एरिया से आए। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। जितना चीज़ों को सिंपल रखोगे
और जितना रिवीजन करोगे उतना हेल्पफुल है। मेरे केस में ये वर्कआउट किया, और बाकी तो था आंसर्स में डायग्राम्स का, चार्ट्स का और मैप वर्क का रोल। और अब ठीक है, हो गया मेरा। आप लोग कोई विषय में बात पूछिए। हाँ, आप लोगों को कुछ पूछना आप पूछ सकते हैं। कोई भी किसी के भी दिमाग में विषय प्लीज। सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं इसमें, इसमें सर होते हैं मेंस पर यूपीएससी में पूछ रहे हैं। अच्छा, यूपीएससी में जो सिलेबस है ना उसको तुम लाइक वैसे तो एक बुक सजेस्टेड होती है यूपीएससी के लिए, पतली सी बुक है, पर देखो बेटर होगा कि तुम ना क्लास देखो यूट्यूब पे। वैसे यहाँ तो क्लासेस ले रहे हो ना आप, तो करंट इवेंट जो है कभी कोई न्यूज़ में रहे कि कैसे रहता है, कोई टेंस है, उस एग्जाम जैसा मैंने बताया यार सेम ही रहता है। हमें लगता है ना बेसिक्स क्लास में जो हो रहे हैं उसमें से और क्रिस्प नोट बनाओ, हो सके तो अपने इंट्रो और कंक्लूजन का टेम्पलेट रखो। अब कोई भी इशू जो है, कहीं पे भी सिक्योरिटी का चैलेंज है, तो वो एक ना एक बार न्यूज़ में आएगा, क्योंकि यूपीएससी तो करंट अफेयर बेस्ड ही क्वेश्चन पूछता है। तो उसमें से कोशिश करो कि तुम जो इवेंट है, किस कंटेक्स्ट में कोई चीज़ डिस्कस हुई है, वो तुम लिख लो। कि मान लो कहीं पे इंसर्जेंसी है, ठीक है, क्यों है, क्या इशू था वो, या उसका क्या बैकग्राउंड था, उसका तुम इंट्रो में यूज़ कर सकते हो, या तो एग्जाम्पल, या फिर एडिटोरियल से मैंने कहा ना एडिटर्स के हमें ओपिनियन मिलते हैं कि क्या सोल्यूशन है, सोल्यूशंस भी मेंशन्ड होते हैं। तो ये चीज़ पे फोकस करो कि तुम्हारे पास एक रेलिवेंट एग्जाम्पल हो और उसका सोल्यूशन एक वे फॉरवर्ड हो। तो एक टेम्पलेट, बजाय पूरा बुक पढ़ने के टेम्पलेट रेडी कर लो आंसर्स का टॉपिक वाइज। तो बाकी ये है। यस, सी सेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यस, सॉरी आई मिस्ड इट। तो सी सेट के लिए देखो मैंने क्या किया, क्योंकि हमने देखा है इसमें है ना काफ़ी बच्चे रह जाते हैं, तो सी सेट के लिए ना मैंने डायरेक्ट क्लासेस देखी यूट्यूब पे। जैसे एड्यू टैब की क्लासेस हैं, एक सर हैं एड्यू टैब के, तो वो क्लास में देख लेती थी। और उसके बाद ना एक बुक है RS अग्रवाल करके, उसमें से बस वही टॉपिक ना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती थी। तो ये मैंने किया, और इसमें मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है, इसमें ना कुछ ही टॉपिक्स हैं। जब आप अगेन इसके भी क्वेश्चन पेपर एनालाइज करेंगे तो देखेंगे जैसे क्या होते हैं टॉपिक, स्पीड, वर्क, टाइम, डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस, प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बहुत सेलेक्टिव एरियाज हैं। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस में घंटों नहीं लगती है। इनफैक्ट एक बार आपको आ गया, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। वो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस नहीं है। मैं मैथ्स पसंद नहीं करती थी, तो मैं इस चीज़ की गारंटी दे सकती हूँ कि वो बिल्कुल भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है, बस लैक ऑफ प्रैक्टिस है। तो कोशिश करना कि आप एक क्लास देखो, अगर आपको समझ नहीं आता है, क्योंकि मैंने सेल्फ स्टडी की है इसलिए मैं बोल रही हूँ क्लास देखो। अगर आपका क्लास में हो रहा है तो इट्स गुड इनफ, और फिर उसको प्रैक्टिस ज़रूर करो। आप 4-5 क्वेश्चन भी करते हो ना किसी टॉपिक के, तो आपकी उसको अंडरस्टैंडिंग, उसको देखने का तरीका बदल जाता है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 11-12 में मेरे पास मैथ्स थी नहीं, फिर भी ये चीज़ मुझे ईजी लगी करने के बाद। सो क्लास लो, यहाँ पढ़ा रहे हैं वो पढ़ो, या फिर जो भी है उसको फैलाओ मत, उसके फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। तो मैंने RS अग्रवाल की ली थी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बहुत क्वेश्चंस है उसमें, सारे नहीं करते रहना है, बस अपनी प्रैक्टिस के लिए। तो ये था सी सेट। हाँ बिल्कुल, NCERT है, क्योंकि देखो जो हमारे उसमें क्वेश्चंस आ रहे हैं प्री में, वो बिल्कुल डायरेक्ट हैं। तो 6 से 10 तक की NCERT देख सकते हो, और वो आराम से हो जाएगा। ये तो मैं एश्योर कर सकती हूँ कि सीधे सीधे क्वेश्चंस हैं उसमें। अगर किसी को स्कूल का भी कच्चा पक्का याद होगा ना, तो आपको वो ऐसे अनफैमिलियर कंसेप्ट्स नहीं लगेंगे। तो NCERT पे फोकस करो। और जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना साइंस, तो वो सिलेबस में उन्होंने सीधा दिया है, स्पेस टेक, एनर्जी सेक्टर, इनको मिस नहीं करना है। हर टॉपिक को प्रिपेयर करो। हर टॉपिक में अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी जा रहे हो ना, एक्स्ट्रा मतलब कि जो चीज़ नहीं भी पूछी है, जैसे हम क्या करते हैं मोस्टली, जैसे मैंने बताया मेरिट, डिमेरिट, कंक्लूजन, इंट्रो, इतना देख लेते हैं। कोई अगर आपको कमेटी का नाम दिख रहा है या कोई ऐसा बड़ा इंसिडेंट भी दिख रहा है, मैं क्या करती थी नोट्स ना, कोई टॉपिक अगर मुझे नया लगा है तो उसके आगे उसको सर्च करके यूपीएससी का सर्च कर देती है क्या नोट है, कुछ उसमें एक्स्ट्रा भी तो देख सकती हूँ, क्योंकि जो आपके सिलेबस में है ना वो काफ़ी हद तक पूछा जाएगा सीधा सीधा। इस बार भी उन्होंने सीधा पूछा है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर सेक्टर पूछा है, विंड पे पूछा है, क्योंकि एनर्जी सेक्टर उन्होंने सिलेबस में दिया है।
तो मेंस के लिए स्टिक टू द सिलेबस और उसी को बेटर बनाओ बजाय नया नया कुछ पढ़ने के। और प्री के लिए ये बेसिक जो है एनसीईआरटी कवर कर लेगी। लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश कंपलसरी ना, तो देखो इंग्लिश में ना उन्होंने बहुत क्लियरली बताया है कि क्या क्या टॉपिक हैं, उनको करो। प्रेस से बताया है, कॉम्प्रीहेंशन है और बाकी लेटर वगैरह हैं। ये ना चीज़ ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं लेती है, पर प्रैक्टिस लेती है। अगर तुम्हें लगेगा कि मैं सिर्फ ऊपर से पढ़ा और हो जाएगा, तो नहीं होगा, क्योंकि हमें वहाँ लिखना होता है और पहला ही पेपर होता है, ये 2 पेपर होते हैं एक साथ। और क्या होता है कि ना वहाँ पता नहीं क्यों एक प्रेशर डेवलप हो जाता है, ऐसा लग रहा होता है कि यहाँ तो मैं पीछे छूट रहा हूँ या क्वालिटी ख़राब है। एक बार लिख के देखो और इन टॉपिक्स को ही पढ़ो। इंग्लिश के लिए तो वो डिफाइंड है। रही बात उसके ग्रामर वाले पार्ट की, तो उसके ग्रामर वाले पार्ट की जहाँ तक बात है, उसमें ना जैसे पैसिव एक्टिव है और रिपोर्टेड स्पीच है। ये जब आप पास्ट पेपर देखोगे तो आप ये देख लेना ग्रामर में भी कुछ एरियाज़ हैं जिन्हें हम आइडेंटिफाई करके पढ़ें। ये अगर अगेन क्लासेस अवेलेबल हैं, ये कहीं से भी पढ़ो, ये तो इतना यूनिवर्सल है ना कि ये काम कर जाएगा। तो इंग्लिश में तो वो बिल्कुल डायरेक्ट और फिक्स्ड है। रही बात हिंदी की, तो हिंदी में मैं ये सजेस्ट करूँगी कि जो पैसेज ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन में ना वो थोड़े लंबे सेंटेंसेस देते हैं, ऐसा मुझे खुद को लगा। तो और जो एस्से के लिए भी जो वो टॉपिक्स देते हैं वो इतना कुछ सिंपल नहीं होते हैं, थोड़ा तो आपको नॉलेज होना चाहिए। तो पैसेज को आप प्रैक्टिस करके जाओ, क्योंकि हम वहाँ सीधा ना ट्रांसलेट करने लग जाते हैं, बाद में आ जाता है कॉमा और वो सेंटेंस ही आगे पीछे हो जाता है। वो हिंदी से इंग्लिश सीधा ऐसा ट्रांसलेट नहीं होता है। थोड़ा पंक्चुएशन का ध्यान रखो, कहाँ कॉमा कहाँ फुल स्टॉप। तो एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करो। ऐसा नहीं हो रहा है कि पेपर बहुत ही मुश्किल आ रहा है, छूट जा रहे हैं, हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। और प्रैक्टिस साल भर तो करनी नहीं है, प्री से थोड़ा पहले, मतलब मेन से पहले करके देखो। और ग्रामर भी है, ग्रामर उसमें भी ऐसा ही है कि क्या है, पर्यायवाची, समास, संज्ञा, ये सब अवेलेबल है, बहुत कंटेंट है। कुछ लोग ऐसे भी जो बुक से नहीं पढ़ते हैं, वो सीधा उसका कोई देख लेंगे एक्सप्लेनेशन और उसके एग्जाम्पल्स भी किसी और सोर्स से पढ़ लेंगे। सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, उसको नेग्लेक्ट मत करो, उससे हम रह रहे हैं। और एक बार अपने हाथ से लिख के देखो, क्योंकि लैंग्वेज सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर सब्जेक्ट्स। और कुछ What about ancient and medieval history? देखो मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री था, जैसा मैंने बताया। उसके बावजूद भी ना मुझे लगा कि मेरे नोट से कवर हो जाएगा, बट वो क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट और फैक्चुअल। तो एनसीईआरटीज कर सकते हो। बाकी मैंने अपने कॉलेज के नोट्स देखे थे, क्योंकि वो होते थे ऐसे सीधा सीधा सवाल आता था कि कौन सा बैटल कब हुआ। तो वैसे कंपाइलेशन आती है, हमने अपने कॉलेज में भी यूज़ की थी। वैसे तो कॉलेज का सिलेबस अलग होता है, प्रतियोगिता दर्पण की आती है, कंपाइलेशन होती है, उसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं। वो तो आप एंशिएंट और मिडिएवल दोनों के लिए देख सकते हो। और अगर आपको थोड़ी मोटी बुक, आपके पास टाइम है, आपको देखना है, तो एक के.एल. खुराना करके बुक, ये मैंने पढ़ी है, ये मैं सजेस्ट नहीं कर रही हूँ किसी को भी, ये मैंने अपने कॉलेज टाइम पे पढ़ी थी, तो मेरे पास कॉलेज के नोट्स थे। बट एंशिएंट और मिडिएवल देखो इतना मैंने उस पर फोकस नहीं किया। प्री में मैंने फोकस किया है पॉलिटी, जियोग्राफी और बेसिक साइंस जो थी उसको वापस रिवाइज़ किया है। और IR जो है उसके लिए न्यूज़पेपर तो थी। और बाकी जो मैंने बताया ना, मैंने 1 पेज वाले बना लिए कि इंडाइसिस क्या हैं, जो भी मुझे लग रहा है कि इन एरिया से क्वेश्चन आ रहा है। अवार्ड किसको, जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, जो बुक्स लिखी गई हैं, फ्रीडम फाइटर्स के जर्नल्स हैं, इनको खास आप अलग से भी फोकस कर रहे हो ना, तो भी चांसेस है कि आप उन क्वेश्चंस को कर लो बजाय कोई मोटी बुक पढ़ने के। तो स्मार्ट अप्रोच जो हम कहते हैं ना, वो कर लो। हमें स्टार्टिंग में लगता है कि शायद हम छूट जाएंगे, हमने बहुत सारा नहीं पढ़ा है, बट ऐसा नहीं होता है। इस बार भी उन्होंने शायद डेमोक्रेसी इंडेक्स पूछा था, तो वो उसी लिस्ट में से निकल गया मेरा। तो ऐसा करके देखो, क्वेश्चन पेपर देखो, ज़रूरी नहीं आप बल्कि बुक्स पढ़ो। तो ये था। मैम जो नोट्स होते हैं ना, क्रिस्पी कैसे करें, मतलब शॉर्ट कैसे? बताती हूँ। देखो हम क्या करते हैं ना, पूरा सेंटेंस या पैराग्राफ लिखते हैं। तुम्हें जो इंपॉर्टेंट लग रहा है ना, उसको सिंपल टेंस में लिखो, पॉइंटर्स में लिखो, डोंट राइट पैराग्राफ्स। और कि कोई कभी कभार क्या होता है, काम की चीज़ नहीं होती है, उसमें से सिर्फ ना वर्ड उन्होंने ऐसा भारी यूज़ कर दिया होता है, वो कोई कंसेप्ट नहीं होता, वो सिर्फ इंग्लिश का भारी सा वर्ड होता है, उसको रहने दो। तुम अब कोई लिख रहा है कि मैग्नीफाई किया गया है, तुम उसको इंक्रीज लिख लो। तुम सीधा सीधा सेंटेंस लिखो, पॉइंटर्स लिखो। और नोट क्रिस्प पता है कैसे होंगे, कि जहाँ भी तुम्हें एक टॉपिक का मेंशन दिख रहा है, कि मान लो अपनी बुक्स और नोट्स के अलावा, तो ये नहीं है कि तुम उसे पूरा ही उठा के उसमें डाल दोगे, उसमें से सिर्फ वो डालो जो अलग है।
ठीक है, लाइन में लिखो, पॉइंटर्स में लिखो, और फोकस वर्ड पे होना चाहिए, ना कि ग्रामर वगैरह पे, ठीक है। मेरे नोट्स तो इसलिए बड़े हो जाते थे क्योंकि मैं जहाँ जो पढ़ती थी वो पूरा पूरा लिखने बैठ जाती थी, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे पता नहीं था। स्टार्टिंग में किसी को पता नहीं होता, हर चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है। और ट्रस्ट करो प्रोसेस को, और जैसे टीचर्स हैं आपके पास, उनकी गाइडेंस है, तो जो ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग जो आपको बता रहे हैं ना, आप उसको ट्रस्ट करो। स्टार्टिंग में हमें लगता है इतनी सी चीज़ कैसे काम आएगी, बट यही होता है, तो फैलाना नहीं है। जो आप, एक और चीज़ है, जैसा आप नोट बनाओगे ना कहीं वो आप अपने आंसर राइटिंग में भी रेप्लिकेट कर देते हो। जो डायग्राम वहाँ होता है ना वो वहीं याद आता है। हमने HPGK डिस्कस नहीं किया ना। देखो मेरी HPGK को भी यही अप्रोच रह गई थी कि टॉपिक लिया, और क्योंकि मैंने यूट्यूब से क्लास देखी तो वही चीज़ जो मेंस के लिए थी उसी में से प्री का भी कवर होता है। उल्टा मेंस में तो है ना टॉपिक जो डिफाइंड है, तो मैं उसमें भी ये करती थी कि जो मैंने क्लास में देखा उसके वहीं के वहीं नोट्स बनाए, और मैंने बुक नहीं पढ़ी उसकी, ठीक है। बलोखरा बताते हैं ना, बट आप कितनी भी क्लासेस देखोगे आप देखोगे कि वो सेम ही चीज़ है। HPGK तो बिल्कुल कुछ भी उसमें घुमा फिरा के अलग से नहीं पूछ रहे हैं, वो सिलेबस से बाहर जा ही नहीं रहा है। प्री थोड़ा मुश्किल लगता है ना, बट उस पर जो भी कंटेंट है बजाय उसको अलग अलग जगहों से देखने के उसको रिवाइज करो, वो आपको क्वेश्चंस ईजी लगेंगे, ठीक है। तो HPGK में ये किया, और मतलब हिमाचल का भी मैंने मैप बना लिया। जहाँ मेरे नोट्स में जहाँ भी मुझे पॉसिबल लगता था मैं मैप ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि वो देखते ही पहली चीज़ वही दिखती है, आंसर पढ़ने से पहले भी वही दिखती है। जैसे फिजियोग्राफी जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, इसका मैप है। 1857 का रिवोल्ट किन जगहों पे हुआ, इनका भी मैंने मैप बनाया है। और इसमें ना बिल्कुल 1 सेकेंड लगता है कि बस दिखा दो उन जगहों को, और बहुत प्रिसाइसली नहीं दिखाना, या तो आप डॉट बना दो या आप ऐसे एरिया शेड कर दो, ठीक है। और क्या बन सकते हैं, और काफ़ी चीज़ों में मैप बन सकते हैं। जैसे कोई बायोस्फीयर रिजर्व अपने स्टेट का दिखाना है, उसके लिए भी आप बना सकते हो। तो वेरेवर पॉसिबल आप मैप बनाओ। और NCERTs में काफ़ी मैप है, जैसे ज्योग्राफी है ना, उसकी 9th 10th की कुछ मैप्स हैं, उस मैप से भी क्वेश्चन निकल जाते हैं, और वही हमारे मेंस में भी यूज़ होते हैं। तो ये थोड़ी चीज़ें ये डालो। तो ये था, और कुछ हाँ जी, गर्ल्स में से कोई क्वेश्चन किसी का, बॉयज के तो पूछती है। How to handle stress before the exam? स्ट्रेस तो देखो होती है, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा होती थी। तो ये चीज़ तो ये नहीं सोचना क्या होता है। मेरे को स्ट्रेस ज़्यादा किस बात की होती थी कि शायद मुझे कम आता है, ऐसा लगता था बार बार, शायद मेरा छूट रहा है, 100% हुआ नहीं है। तो ना अब ये मुझे कब रियलाइज़ हुआ कि स्ट्रेस ना एक हमारा खुद का एक मेंटल कंस्ट्रक्ट है। हाँ, हालांकि हम फील करते हैं वो स्ट्रेस, बट वो उसका जो रीज़न है ना हम खुद होते हैं। हम खुद ही, एक तो सेल्फ डाउट ना खुद डेवलप करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, ये मान ही लेते हैं कि नहीं आता है, पीछे तो हम चल ही रहे हैं। ये मेरे साथ होता है, आप लोग डेफिनेटली कॉन्फिडेंट लग रहे हो, तो ये मेरे साथ होता था कि नहीं सिलेबस भी छूट रहा है, मैंने इतना तो कुछ पढ़ा भी नहीं है, शायद मैं अच्छा लिखती नहीं हूँ, शायद बाकी लोग जिनसे मैं मिली भी नहीं हूँ। हाँ, मैं मानती थी कि जस्ट एक्सक्यूज मी, तो मैं मानती थी कि इन लोगों का मुझसे डेफिनेटली कुछ बेटर है। और बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने UPSC भी लिखा हुआ था, बहुत से लोग थे जिन्होंने मुझसे ज़्यादा बार मेंस दिया हुआ था। तो मेरे लिए तो ये रीज़न था। तो स्ट्रेस के लिए आइडेंटिफाई करो कि स्ट्रेस होती किस बात को लेकर है। कभी कभार तो ना देखो, अब हर दिन तो एक जैसा पढ़ नहीं सकते, किसी दिन कम भी हो जाता है, किसी दिन क्वालिटी ख़राब हो जाती है, बहुत सी चीज़ें चल रही होती हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, वो भी बॉदर करती हैं। तो स्ट्रेस का रीज़न ना हमारी लाइफ में या तो हम खुद देते हैं या अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों से उसको क्रिएट करते हैं। तो एक तो वो रीज़न आइडेंटिफाई करो और ख़ुद को समझा लो कि तुम्हारी जर्नी बाकियों से कोई बहुत डिफरेंट या ख़राब नहीं है, वो सेम ही है। जब मैं लोगों से मिली ना, मतलब इंटरव्यू तक भी ऐसे थे जो सेम ही प्रॉब्लम शेयर कर रहे थे, तब रियलाइज़ होता है कि यार सब एक जैसे होते हैं। हमें समझा रहे होते हैं हमारे आसपास वाले लोग कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें लग रहा है, वो एक्चुअली आपको लग रहा होता है। मुझे तो रिज़ल्ट आने तक भी लग रहा था कि पता नहीं मैं काबिल हूँ कि नहीं हूँ, कुछ गलत कर आई हूँ वहाँ पे। ये मेंटल है, ये हमारा माइंड सेट है। तभी तो बोलते हैं कि दिस एग्ज़ाम इज़ मोर अबाउट योर एटीट्यूड, और एक्चुअली है। मैंने तो करके देखा है काफ़ी बार। तो मैं गिव अप भी करना चाहती थी कि ये कहाँ फंस गए, कुछ इसका कॉन्सिक्वेंस तो निकल नहीं रहा है, प्री क्लियर नहीं हो रहा है। बट बिलीव मी, ट्रस्ट द प्रोसेस। और थोड़ा ये लंबा प्रोसेस है, लंबा चलेगा। और पहले दिन तो आपको आ नहीं जाएगा कि एक ही दिन में सब कुछ आ जाएगा। तो ये फीलिंग बार बार आती है, सबके अपने अपने रीजंस होते हैं स्ट्रेस के।
उससे आगे बढ़ना है, अपना गिव अप मत करो। और इतने देखो ब्रेक्स तो लेने होते हैं पढ़ाई के बीच में, बट वो बिल्कुल हॉल्ट नहीं होना चाहिए कि ठीक है अब नहीं पढ़ना। कंसिस्टेंसी रखो। हाँ, और अपने टाइम टेबल में हो सके ना तो अपनी हॉबीज़ को इंटरेस्ट को थोड़ा सा सोशलाइज करने को थोड़ा टाइम तो दो, डेली बेसिस पे दो। जैसे मैं क्या करती हूँ, मेरे घर के सामने पार्क है तो मैं शाम में वहाँ जाती हूँ, ठीक है, वहाँ 2 मिनट के लिए तो ऐसे भूल जाते हैं कि हाँ हम क्या कर रहे हैं, तो वापस आके ना चाहे मैं कितना भी क्रिटिसाइज़ कर लूँ कि नहीं मुझे नहीं करना है, मैं थक गई हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है, मैं बनी नहीं हूँ इसके लिए, मेरी किस्मत में नहीं है, इतने थॉट्स आते हैं ना, बट वो सारे ना यूजलेस होते हैं, वो हमें पढ़ने से रोकते हैं। और ये सबके साथ है, जो आपके साथ में बैठा हुआ अच्छा स्कोर भी कर रहा है ना उसके साथ भी है, ठीक है। उनको तो ज़्यादा प्रेशर है कि बार बार मेंस तक जा रहे हैं, क्लियर नहीं हो रहा है। अपने अपने रीज़न सबके साथ हैं, बट बार बार खुद को ये बताओ कि हाँ ठीक है, ये मुझे लग रहा है, ये पार्ट ऑफ जर्नी है, होगा। और रिजल्ट प्रेडिक्ट करने की कोशिश मत करो जब तक एग्ज़ाम हॉल में जा नहीं रहे हो ना, क्योंकि मेंस 10 दिन मेंस चला ना, हर दिन ऐसे होता था, एक दिन चलो पेपर हो गया, अगले दिन लगता आज नहीं होगा, घर आके वापस पढ़ने का मन नहीं करता। वहाँ तो रह भी मतलब इतने अनफैमिलियर एनवायरनमेंट में रह रहे थे, शिमला जाना पड़ता है ना मेंस देने, तो मैं सोचती थी यार छोड़ देती हूँ, वापस चली जाती हूँ, मुश्किल होगी, क्योंकि GS1 जो था ना वो मेरे को थोड़ा सा मुश्किल रहा, बट GS2 अच्छा चला गया। फिर GS3 के लिए वापस स्ट्रेस शुरू हो गई, फिर 1 दिन की छुट्टी मिलती है, तो एक ऑप्शन अच्छा गया, दूसरे के लिए फिर हो गई। तो ये चला रहेगा, तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें करना है, और ये समझना है कि ये नॉर्मल है, नॉर्मल रिएक्शन है हमारा। पढ़ते रहो, अल्टीमेटली वहाँ लिखना है, वो हो जाएगा। स्ट्रेस तो ह्यूमन इमोशन है, बस वो तुम्हें फिजिकली और मेंटली परेशान ना करे, हार्मफुल ना रहे, तो इतना कोशिश करो। बाकी सबको हो रही है, लोग दिखा नहीं रहे हैं, हम ज़्यादा परेशान हैं, इतना सा है। और कुछ हो गया?